तो चलिए आज के इस डीप डाइव में सीधा एंट्री लेते हैं। आज हम जिस कहानी के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं ना, वो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। जरा सोचिए, एक बेहद सुनसान और घने जंगल और उसके ठीक बीचों बीच बना एक पुराना सा डाकघर। लेकिन ये कोई आम डाकघर नहीं है। ये एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां रात के अंधेरे में बजने वाली साइकिल की घंटी सिर्फ एक आवाज नहीं होती, बल्कि मौत की आहट होती है। इस पूरी कहानी में खौफ है, एक उलझी हुई पहेली है और एक बहुत ही गहरा राज छुपा है, जिसे आज हम एक एक करके डिकोड करने वाले हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, क्या हो अगर कोई आम सी चिट्ठी सीधा मौत का फरमान बन जाए। हमारी आज की इस तफ्तीश की शुरुआत होती है महेश से। महेश एक नया डाक बाबू है, जिसकी पोस्टिंग इस दूर दराज के इलाके में होती है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे लगता है कि उसका असिस्टेंट राजू उसके साथ काम में हाथ बटाएगा और वहीं रुकेगा। लेकिन सूरज ढलने से पहले ही राजू के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती हैं। वो रात वहां गुजारने से साफ इनकार कर देता है। मतलब वो अपनी नौकरी तक छोड़ने को तैयार था, पर वहां रुकने को नहीं। एक सुनसान जगह, एक नया इंसान और एक खौफ से भागता हुआ असिस्टेंट। शुरुआत में ये चीजें एक बहुत ही खतरनाक माहौल सेट कर देती हैं। आखिर राजू किस बात से इतना डरा हुआ था? खैर, राजू का वो डर बिना किसी वजह के तो बिल्कुल नहीं था। महेश की वहां पहली ही रात इस बात का सबूत बन गई। रात के करीब 12 बज रहे होंगे और अचानक सियारों के रोने की अजीब सी खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। फिर एकदम से उस खामोशी को चीरती हुई किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज आती है, और ठीक उसके बाद साइकिल के पैडल चलने और उसकी घंटी बजने की आवाज। अब आप ही सोचिए, जंगल के बीचों बीच आधी रात को कोई साइकिल पर क्यों ही घूमेगा? और ऊपर से जंगली कुत्तों के भड़कने की आवाजें। ये सब सिर्फ डराने वाले साउंड इफेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये वो सॉलिड क्लूज हैं जो हमें इस पहेली को सुलझाने में मदद करेंगे। ये आवाजें असल में एक बहुत बड़े खतरे का सिग्नल दे रही थीं। चलिए देखते हैं कि ये आतंक कैसे एक के बाद एक लेवल पार करता है। पहली रात तो सिर्फ अजीब आवाजों और अकेलेपन में गुजर जाती है, लेकिन दूसरी रात खौफ अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। विपुल नाम के एक शख्स को रात के अंधेरे में एक अजीब सी चिट्ठी मिलती है और यही चीज गांव में पहली हत्या की वजह बनती है। और फिर तीसरी रात तक तो मामला पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। डाकघर के ठीक पीछे एक बरगद का पेड़ है, वहां एक साथ दो लोगों की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब यह साफ था कि यह कोई इत्तेफाक या आम घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी सिस्टमैटिक किलिंग चल रही है। अब उस चिट्ठी पे जरा गौर करते हैं जो दूसरी रात विपुल को मिली थी। उसमें साफ साफ लिखा था, मुझे पता है तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है और तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। आज रात 1 बजे डाकघर के पीछे वाले बरगद के पेड़ पर चले आना। सिर्फ एक दिन का काम है और तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो जो कोई भी अदृश्य साया है ना, वो गांव वालों की कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। विपुल पैसों के लालच में अंधा हो चुका था और इसी लालच को हथियार बनाकर उस साइनों से अपने जाल में फंसा लिया। मतलब ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, बहुत ही कैलकुलेटेड वार था। अगर हम इन हमलों के तरीके को थोड़ा डिकोड करें तो एक बहुत ही खौफनाक और क्लियर पैटर्न सामने आता है। इसे हम बरगद के पेड़ का ट्रैप कह सकते हैं। काम कैसे करता है ये? सबसे पहले शिकार को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के जरिए वहां बुलाया जाता है, जैसे कि बहुत सारे पैसों का लालच या फिर किसी गहरे राज के बाहर आ जाने का डर। जब शिकार वहां पहुंचता है तो घुप अंधेरे में एक साइकिल की घंटी बजती है और एक धुंधला सा साया उसकी तरफ बढ़ता है, और बस इसके ठीक बाद शिकार पर खूंखार जंगली कुत्तों का एक पूरा झुंड टूट पड़ता है। वो उन्हें बेरहमी से चीर फाड़ देते हैं। ये पूरा प्रोसेस इतना तेज और सटीक है कि शिकार को संभलने का एक मौका तक नहीं मिलता। ये साफ है कि जो भी इस डाकघर के आसपास घूम रहा है वो एक बहुत ही ठंडे दिमाग वाला और शातिर शिकारी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन निकल कर आता है। जिन लोगों की जान गई, अगर हम उनकी प्रोफाइल देखें तो विपुल, जिसे पैसों की बहुत जरूरत थी, वो असल में गांव के मुखिया का ही एक गुर्गा था, उसका आदमी था। दूसरी तरफ बलदेव और नूपुर, जिन्हें अपना एक पुराना राज खोलने का डर था, वो कोई और नहीं बल्कि उसी मुखिया के दामाद और बेटी थे। और इन सभी मौतों का रिजल्ट एक ही था, उसी बरगद के पेड़ के पास एक खौफनाक मौत। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। हर शिकार का डायरेक्ट कनेक्शन गांव के सबसे ताकतवर और अमीर आदमी से है, यानी मुखिया से। और यहीं से इस पूरी मिस्ट्री के धागे सुलझने शुरू होते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब ये पैटर्न टूटता है। महेश, जो नया डाक बाबू है, वो डर कर भागने के बजाय हिम्मत जुटाता है और रात को डाकघर के बाहर ही खड़ा रहता है। ठीक 11 बजे वो साइकिल सवार साया उसके करीब आता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो महेश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो साया महेश के पास एक चिट्ठी फेंककर वहां से चला जाता है।
अब ये चीज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। वो शक्ति महेश को मारने के बजाय उसे एक मैसेज क्यों दे रही है? यहीं से यह बात साबित हो जाती है कि बॉस, ये कोई अंधाधुंध लोगों को मारने वाला राक्षस नहीं है। इसका अपना एक मोटिव है और ये महेश से कुछ कहना चाहता है। ये कोई शाप नहीं था, बल्कि एक कन्फेशन और न्याय की गुहार थी। और वो चिट्ठी, वो इस पूरी मिस्ट्री की चाबी थी। उसमें उस साये ने अपनी असल पहचान बताई। वो कोई शैतानी ताकत या मॉन्स्टर नहीं था। उसका नाम आर्यमन था। आर्यमन इसी गांव का सबसे पहला डाक बाबू हुआ करता था। एक बेहद होनहार और अपनी मां से बहुत प्यार करने वाला बेटा। मतलब हम जिसे अब तक एक हॉरर स्टोरी समझ रहे थे ना, वो असल में एक बहुत ही दर्दनाक मर्डर मिस्ट्री निकली। आर्यमन का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया गया था ताकि सबको लगे कि किसी जंगली जानवर ने उसे मारा है। अब बस उसकी बेचैन आत्मा उसी न्याय की तलाश में भटक रही है। इस एक खुलासे ने पूरी कहानी का नजरिया ही बदल दिया। जो हमें अब तक एक खौफनाक दानव लग रहा था, वो दरअसल खुद एक विक्टिम था। तो आखिर आर्यमन के साथ हुआ क्या था? यहां आपको दो बिल्कुल अलग अलग इंसानों की नीयत का टकराव देखने को मिलेगा। एक तरफ था आर्यमन का बहुत ही नेक इरादा। वो अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई और अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर अपनी विधवा मां गायत्री के लिए गांव का सबसे बड़ा घर खरीदना चाहता था। और दूसरी तरफ था मुखिया का क्रूर और लालची स्वभाव। मुखिया ने क्या किया? उसने ना सिर्फ वो घर अपनी बेटी नूपुर के नाम करवा लिया, बल्कि आर्यमन की जमा पूंजी हड़पने के लिए उसे मौत के घाट भी उतरवा दिया। एक बेटे का अपनी मां के लिए देखा गया एक खूबसूरत सपना एक ताकतवर इंसान के लालच की भेंट चढ़ गया। यह सच में एक बहुत ही दर्दनाक धोखे की कहानी है। उस चिट्ठी में उस मनहूस रात की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया गया था। मुखिया ने क्या किया कि आर्यमान को कुछ कागजात पर साइन करने के बहाने रात के वक्त उसी डाकघर में बुलाया। जैसे ही आर्यमान वहां पहुंचा, मुखिया ने इशारा किया और विपुल ने पीछे से आकर आर्यमान के सिर पर एक भारी डंडे से जोरदार वार कर दिया। इसके बाद मुखिया और उसके साथियों ने, जिसमें उसका दामाद बलदेव भी शामिल था, मिलकर आर्यमान की लाश को उसी बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दिया, ताकि सुबह पूरा गांव यही समझे कि आर्यमान को जंगल के खूंखार जानवरों ने अपना शिकार बना लिया है। और यही वजह है कि आज आर्यमान की आत्मा उन जंगली कुत्तों को कंट्रोल करती है और उसी बरगद के पेड़ के पास अपने कातिलों से चुन चुन कर बदला लेती है। अब पूरी सच्चाई जानने के बाद महेश भी कोई चुप बैठने वाला इंसान नहीं था। उसने एक बहुत ही क्लेवर और सॉलिड प्लान बनाया। महेश ने मुखिया के सामने ये नाटक किया कि उसने आर्यमन की आत्मा को हमेशा के लिए भगाने के लिए एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया है। अब ये सुनकर मुखिया तो खुश हो गया और आधी रात को डाकघर आने के लिए राजी भी हो गया। लेकिन महेश ने चुपके से गांव के पुलिस अधिकारी यानी कोतवाल को वहां पहले ही छिपा दिया था। महेश का असली मकसद किसी तांत्रिक को बुलाना था ही नहीं। वो तो बस आर्यमन की आत्मा और उसके कातिल को आमने सामने लाना चाहता था, ताकि सच्चाई खुद कानून के कानों तक पहुंच सके। ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने शिकारी को ही शिकार बना दिया। और फिर आई वो रात जब महेश का बिछाया हुआ जाल बिल्कुल सटीक बैठा। जैसे ही मुखिया डाकघर पहुंचा, वहां किसी तांत्रिक के मंत्रों के बजाय साइकिल की घंटी बजी और आर्यमन की आत्मा सीधे उसके सामने आ गई। अब डर और अपने घमंड के मिक्सचर में मुखिया पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा। उसने चीखते हुए बिना सोचे समझे अपना जुर्म कबूल कर लिया। वो चिल्लाया, अगर किसी को भी बताया कि इसे मैंने ही मारा था तो मैं तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस महेश को इसी पल का तो इंतजार था। इस एक वाक्य ने मुखिया के सारे गुनाह खुद उसके मुंह से उगलवा दिए, और वो भी ठीक उस कोतवाल के सामने जो वहां छुपकर ये सब सुन रहा था। यहां सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इंसान का कानून अपना काम करता उससे पहले ही अलौकिक न्याय ने यानी सुपरनैचुरल जस्टिस ने अपना फैसला सुना दिया। कोतवाल को अपने सामने देखकर मुखिया वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आर्यमन की आत्मा अब उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। न्याय का वो पल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आत्मा ने मुखिया को हवा में बहुत ऊपर उठा लिया और वहां से सीधे नीचे जमीन पर पटक दिया। जिस ऊंचाई से मुखिया गिरा, उससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। जो इंसाफ आर्यमन को जीते जी कभी नहीं मिल सका, वो इंसाफ उसकी आत्मा ने खुद अपने हाथों से पूरा किया। ये कर्मा का एक बहुत ही खौफनाक लेकिन शायद सबसे सैटिस्फाइंग रूप था। मुखिया के अंत के बाद गांव की तस्वीर और कहानी का माहौल पूरी तरह से बदल गया। मुखिया और उसके साथियों के सारे काले कारनामे पूरे गांव के सामने आ गए। फिर कोतवाल और महेश की मदद से वो बड़ा सा घर, जिसके लिए आर्यमन ने अपनी जान तक दे दी थी, कानूनी तौर पर उसकी मां गायत्री को सौंप दिया गया।
देखिए, एक माँ को अपने बेटे को खोने का जो दुख है वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन अपने बेटे का वो आखिरी सपना पूरा होते देख उसे थोड़ी शांति जरूर मिली होगी। इसके बाद उस डाकघर का जो खौफनाक माहौल था वो पूरी तरह से शांत हो गया और महेश ने भी सुकून के साथ एक डाक बाबू के रूप में अपना काम कंटिन्यू रखा। इस पूरे विश्लेषण में एक चीज जो दिल को छू जाती है वो है एक खौफनाक आवाज का पूरी तरह से बदल जाना। शुरुआत में जो साइकिल की घंटी एक खौफनाक वार्निंग हुआ करती थी जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी, कहानी के एंड में वही घंटी एक बहुत ही प्यारे से थैंक यू में बदल गई। आज भी जब महेश रात में उस घंटी की आवाज सुनता है ना तो वो डरता नहीं है, बल्कि वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि अब ये कोई खतरा नहीं है, बल्कि आर्यमन की वो शांत हो चुकी आत्मा अपने ही अंदाज में उसे शुक्रिया कह रही है। एक डरावनी आवाज का कृतज्ञता की आवाज में बदल जाना सच में इस कहानी का सबसे इमोशनल और खूबसूरत हिस्सा है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब अतीत दफन होने से इनकार कर दे तो अंतिम फैसला असल में कौन करता है? क्या वो हमारा बनाया हुआ इंसानी कानून है, इंसान का अपना कर्मा है, या फिर कोई ऐसी अलौकिक शक्ति जो तब तक शांत नहीं बैठती जब तक कि न्याय का तराजू बिल्कुल बराबर ना हो जाए? आर्यमन और इस डाकघर की कहानी हमें साफ साफ ये सिखाती है कि लालच और धोखे की इमारतें भले ही कितनी भी ऊंची क्यों ना बना ली जाएं, सच्चाई और न्याय की नींव एक न एक दिन उन्हें गिरा ही देती है। आपको क्या लगता है? सोचिएगा जरूर।